अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और बेहतरीन तरीके से कर चुके होंगे। अगर मैं अपनी सुबह की बात करूँ तो मेरी सुबह आज बहुत ही शानदार रही, बहुत ही अच्छी रही। वैसे तो रात से इसका आगाज़ हो गया था। रात को सोते वक्त जो घन गरज की आवाज़ें सुनाई देती रहीं और आंधी और बारिश की सनसनाहट और बिजली की चमक, और वो सब ने एक थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी दी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तमाम लोग ज़रा थके हुए हैं अपनी लाइफ में, काम कर करके और भाग के मेहनत करके। फिर जो हालात चल रही हैं, मुल्की हालात, मईशत के हालात, पॉलिटिकल हालात, वो सब पढ़ के, उन पर तज्जिए तबसरे पढ़ के आई एम श्योर एवरीवन इज टायर्ड दीज डेज। लेकिन सुबह जैसे ही आंख खुली और कमरे से पर्दा खिड़की से हटाया तो बाहर देखा बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम था, और ऐसे में ड्राइव करना, ऑफिस तक आना भी बड़ा अच्छा था। पहली बार मुझे लाहौर की सड़कों पर जो पानी जमा हुआ था वो मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि आई फील सो रिफ्रेश। और मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप तमाम लोगों ने भी बहुत ही अच्छा महसूस किया होगा, क्योंकि डेली सुबह जब हम उठते हैं तो वो कड़कती धूप जब आंखों पे पड़ती है और वो थकावट का जो एहसास होता है, बारिश ने उस सारे एहसास को पीछे छोड़ दिया और एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज से आज सुबह का आगाज़ हुआ है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, एंड आई एम श्योर जो लोग घर पे हैं वो कुछ खाने पीने का भी इख्तिमाम करेंगे। ऐसे में पूड़ी, हलवे, नान, चने लोग भी खाने जाएंगे, रश भी बढ़ेगा। सुबह ट्रैफिक भी मुझे काफ़ी दिखाई दे रही थी। तो बहरहाल जनाब, जहां पर बारिश से एक जगह आंखों को ठंडक महसूस हो रही है, वहीं पर जो रहमत है वो अपने साथ थोड़ी सी जहमत भी लेकर आई है। और बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ हादसात भी पेश आए हैं लाहौर में, जहां पर एक घर की दीवार गिरने से 5 अफराद जान बहक हुए हैं, एक शख्स जख्मी भी हुआ है। इसके साथ साथ आंधी से गड़ी शाह, केनाल रोड, डेविस रोड, एयरपोर्ट समेत जो दीगर इलाके हैं लाहौर के, वो मुतासिर भी हुए हैं। बदलती सूरत हाल है, उस पर बात करते हैं। मुबीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुबीन, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और कितना लोगों के मिजाज तब्दील हुए हैं? जनाब, मुबीन से भी हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे आगे चलकर, हमें बताएंगे जहां पर जो मुल्की सियासी सूरत हाल बदल रही है वहां पर शुक्र है कि जो मौसमी सूरत हाल है उसका बदलना बहुत ज़रूरी था, ज़्यादा ज़रूरी था। चले जी, मैं आपको आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, ख़बरें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और कल प्रोग्राम में हमने आपके साथ शेयर किया था कि कराची में कोरंगी NA 240 की नशिस्त पर इलेक्शंस हो रहे थे, ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे। टर्नआउट बहुत अच्छा कल हमें देखने को नहीं मिला था। बहरहाल पोलिंग हुई, पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और इसके जो नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मोहम्मद अबू बकर साहब ने मैदान मार लिया। इससे पहले भी जो नशिस्त थी ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ही पास थी। NA 240 कोरंगी कराची 2 के ज़िमनी इलेक्शन के 309 पोलिंग स्टेशन, 309 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो हम आपके साथ उसकी डिटेल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुकाबला दूसरी साइड पर कड़ा रहा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो बड़ा कम मार्जिन रहा दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, जो कि कल हम यही जिक्र कर रहे थे जो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे कि टर्नआउट खासा कम रहा। लेकिन इसके अलावा अगर आप मार्जिन देखें, जो विनिंग मार्जिन है, तो वो बहुत ही कम है। चंद ही वोटों की कमी की वजह से जो शहबाज साहब हैं वो ये कल की सीट अपनी हार गए। बहरहाल ये तो हमने आपको NA 240 की जो सिचुएशन है वहां से अपडेट किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास एक मरतबा फिर से ये सीट जा चुकी है। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हैं। एक और टॉप स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर अब मज़ीद कम हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 10 जून को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर $23.35 करोड़,
कम हुए हैं। स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक 10 जून तक मुल्की ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 14.94 अरब डॉलर रहे हैं। तो ये जनाब थी मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में जो कमी हुई है, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट कर रही थी। एक और ख़बर दूंगी अब आपको, ज़रा पॉलिटिकल न्यूज़ की जानिब ज़रा बढ़ते हैं। जो सियासी सूरत हाल है, दो कि उसमें गहमा गहमी है, मुसलसल सूरत हाल बदलती चली जा रही है। कभी एहतजाज होते हैं, कभी लॉन्ग मार्च होते हैं, कभी मैशत का दिवालिया निकल जाएगा, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। डॉलर की उड़ान है कि ऊंची है, पेट्रोल की कीमतें हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं, बिजली का बहरान, ये सारी वो चीज़ें सूरत हाल मैशत का पहिया जाम जिसका जो सामना है, चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना मौजूदा हुकूमत को भी करना पड़ा है। ऐसे में हम हमेशा से एक बात करते चले आए हैं, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें हमारे हालात को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, हमें अभी मुल्क को स्टेबलाइज करने की हमें ज़रूरत है। सो उसके लिए कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। ऐसे में आम इंसान की जिंदगी मुतासर ना हो, ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में आई थिंक हमें नहीं सोचना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस बार को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। जी हाँ, और कहा है कि आवाम घरों से बाहर ना निकले तो महंगाई और बढ़ेगी। क्या लोगों के घर से बाहर निकलने से खान साहब अगर महंगाई कम होगी तो यकीन मानिए मैं ज़रूर जाऊंगी, घर से बाहर ज़रूर निकलूंगी, और जो भी आप बताएंगे वो मैं करूंगी। लेकिन पता चलना चाहिए कि 50% महंगाई में कमी आ गई है घर से बाहर निकलने में। आम आदमी वैसे पता नहीं कैसे इस टाइम गुजर बसर कर रहा है, रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कोई घर से बाहर निकले, क्या वो करे? किसी के हाथ में इस टाइम कुछ भी नहीं रह गया है। गर्मी की शिद्दत आप देखें, मुल्क की हालात आप देखें, पेट्रोल की प्राइसेस आप देखें कहाँ जा रही हैं। दाल, रोटी, घी, फल तो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो अपने बच्चों को फल खिला सकता है। तो ये वो सिचुएशन है। ऐसे में घर से बाहर तब निकले जब पता हो ना कि 50% महंगाई में कमी आएगी। मैं खुद निकलूंगी, अपनी टीम को भी लेके जाऊंगी, अपने साथ और भी लोगों को शामिल करूंगी। बहरहाल उन्होंने अपने वीडियो खिताब में कहा कि वो इतवार को खिताब करेंगे, और खिताब की नकात भी उन्होंने बताए। इमरान खान ने कहा है कि वो इतवार को हुकूमत से सवाल करेंगे कि मुल्क संभाल नहीं सकते तो फिर साजिश क्यों की थी। ठीक है खान साहब, आप बिल्कुल पूछें हुकूमत से कि क्यों साजिश की गई, लेकिन अवाम को घर से निकलने के बारे में या जो एहतजाज की एक बात की जा रही है, मेरे ख्याल से इसका ना तो मुल्क का फ़ायदा होगा, ना महंगाई कम होगी, ना आम आदमी का इसको किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा। बहरहाल एक मरतबा ज़रा फिर से मौसम की बदलती सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम की जो बदलती सूरत हाल है यही वो एक तब्दीली है जो इस वक्त लोगों को मुल्क में अच्छी लग रही है। मुबीन हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुबीन, कहाँ मौजूद है? ठंडे ठंडे अच्छे अच्छे कोई मंजर हमें दिखा दे कि आंखों को ठंडक और राहत मिल जाए। वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल मौसम वाकई बहुत अच्छा होता है, ठंडक का एहसास महसूस होता है। जैसे आप जानते हैं गुज़िश्ता काफी दिनों से गर्मी के एक शदीद जोर था जिसने अवाम को परेशान किया हुआ था। लोड शेडिंग थी और बाकी मसाइल से भी गिरे। हमको एक मौका मिल गया लुत्फानंदोज होने का, खासतौर पर लाहौरी, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने सुबह से ही ख्वाबों को और मुख्तलिफ जगहों का रश कर लिया है, रुख कर लिया जहाँ पे नाश्ते मिलते हैं, और बच्चे हमें मुख्तलिफ जगहों पर नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और मौसम नहायत खुशगवार हो चुका है, ठंडी हवाएं वक्फे के साथ बारिश जारी है, और रात से ही सिलसिला जारी था इसका मूसलाधार बारिशों का। लेकिन अभी भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम नहायत ही खुशगवार है। हमें इवन के फैमिलीज भी बाहर रोड्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे नजर आती हैं, मौसम से लुत्फानंदोज होती है। मुबीन, क्या कह रहा है महकमा मौसमियात? बारिश का सिलसिला क्या आने वाले दिनों में जारी रहेगा, किस तरह से जारी रहेगा? जी, महकमा मौसमियात यही कह रहा है कि 4 रोज तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जो कि इनको प्री मानसून बारिशें टर्म किया जा रहा है, क्योंकि प्री मानसून बारिशें हैं ये, और 4 रोज तक ये सिलसिला जारी रहेगा बारिशों का। अच्छा, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होने के भी इतलात सामने आ रही है मुबीन, इस हवाले से भी बताइएगा। जी, कुछ जगहों पर जो कच्चे मकानात उनकी दीवारें गिरने की या कुछ दरख्त गिरने की इतलात मौजूद हुई हैं, और जिसके अंदर कुछ हलाकतें भी हुई हैं। 4 से 5 अफराद की हलाकतों की खबर है शहर लाहौर के अंदर। बाकी इससे ज्यादा फिलहाल तक अभी इस मुतालिक कोई खास अपडेट। अच्छा, तो मुबीन आप छतरी लेकर खड़े हो गए हैं, बारिश से बचा रहे हैं, बारिश को तो एंजॉय करने का मौसम है, कहीं बाहर जाएं, कोई नाश्ते करें, कोई हलवा पूड़ी खाएं, कोई पकौड़े शकौड़े खाएं, और खुद भी खाएं और जरा हमारे लिए भी भिजवाएं। अभी
ये लाइव आने से पहले हम सब दोस्त बैठ के नाश्ता ही कर रहे थे, तो कॉल है कि भाई फौरन से आपको एजलब के लिए पहुंचना है, तो फिर हम यहाँ पे अपना नाश्ता छोड़ के आपको लाइव बताने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच मुबीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनाब रात गए 124 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान आया और जब सुबह सब उठे तो जनाब बारिश ने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया था। अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर रहे थे जो स्टॉप स्टोरीज़ हैं उसके हवाले से, वो हमने आपके साथ शेयर की। देखना यह है कि इतवार को जो एहतजाज की कॉल है वो क्या रंग लेकर आती है। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, एक वक्फे का, जिसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, और कहा जा रहा है कि ये जो बारिश का सिलसिला कल रात से हुआ है और इसका आगाज़ हुआ है, ये प्री मॉनसून बारिशों के हवाले से बात की जा रही है। बहरहाल ये सिलसिला कब तक रहेगा, मुल्की मौसम की थोड़ी सी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने वक्त निकाला है प्रोग्राम के लिए। तो ये बारिशों का सिलसिला कब तक रहेगा मुल्क में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये सिलसिला 22 या 23 जून तक रहेगा। बेशतर इलाकों में, पंजाब के, केपी के बेशतर इलाके और इसी तरह से कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान के भी बेशतर इलाके और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी, इन सभी एरियाज में 22 या 23 तक चलेगा सिलसिला। अच्छा, पंजाब के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की जा रही है? उसमें देखिए आपके लाहौर, फैसलाबाद और साथ में झंग और नीचे फिर साहिवाल और फिर मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, इन सभी एरियाज में अच्छी बारिश होगी अगले 2-3 दिनों में। यानी कल भी अच्छा स्पेल है, आज रात को भी, आने वाली रात को, और फिर कल भी तेज स्पेल है। और इसी तरह से 21 और 22 को खासकर बहुत इससे कुछ ज़्यादा तेज स्पेल है, इसलिए कि उस वक्त इधर से जो साउथ अपना अरेबियन सी से जो करंट्स जा रही हैं, साउथ वेस्ट करंट्स, ये भी ऊपर से वेस्टर्ली वेव एक आएगी, तो दोनों के मिलाप से ज़्यादा तेज स्पेल मुतवक्के है 21 और 22 को। यानी कि शहरी जो है वो तैयारी करके रख ले भाई, अपनी गाड़ी में आप तमाम लोग जरा छतरी वगैरह का इंतजाम कर ले, स्पेशली वो लोग जिन्होंने बच्चों के साथ ट्रैवल करना होता है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई छतरी की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है। अच्छा जी, ये तो चले खुशगवार खबर है कि बारिश का सिलसिला अब रहेगा, चंद रोज़ तक जारी रहेगा। और मुझे मैं जानना चाह रही हूँ कि सिंध वालों के लिए भी कोई अच्छी खबर है, या वहाँ पर गर्मी ही रहेगी, गर्म और खुश्क मौसम ही रहेगा? फिलहाल कोई ऐसी सिग्निफिकेंट नहीं है सिंध के लिए इस स्पेल में। ये जो प्री मानसून का स्पेल पंजाब में शुरू हुआ है, इससे कुछ मेरे ख्याल में एक आध दिन 22 तारीख को, 21 की रात को या 22 को इम्कान होगा अपर सिंध में, सखर, लाड़काना, दादू साइड पे, जैकोबाद एरियाज में कोई आंधी वांधी चले और कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो जाए, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा नहीं है इस स्पेल से। लेकिन इस महीने के आखिर में जब मानसून बाकायदा शुरू हो जाएगा 28-29 को, तो उस स्पेल में फिर अच्छी बारिशें सिंध के लिए भी मुतवक्के हैं। अच्छा सरफराज साहब, जिस स्पेल की आप बात करें, प्री मानसून का सिलसिला शुरू हुआ है, उसका आगाज हुआ है, इसके खत्म होने के बाद गर्मी की शिद्दत में क्या फिर से अचानक इजाफा होगा? नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। असल में 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन का एक तरह से इसमें गैप आएगा और फिर नया स्पेल शुरू हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि गर्मी उतनी शिद्दत की हो जाएगी जितनी कि पहले थी, क्योंकि अब एक तरह से मानसून करंट्स, यानी वो जो अरेबियन सी वाली हवाएं हैं आपके पंजाब में भी दाखिल होंगी, तो वो जो ड्राई एयर होती थी उसकी वजह से गर्मी बहुत बढ़ जाती थी। ड्राई कंडीशंस की वजह से वो कैफियत अब नहीं होगी। ठीक है, केपी के हवाले से आपने बताया कि केपी में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। कौन कौन सी जगह, कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर है जो कि जहां पर अब बारिश होने वाली है, अब रहमत बरसने वाला है? देखिए इस स्पेल में वही जो पेशावर शहर है वहाँ पर भी मेरे ख्याल में 21 या 22 को एक तेज स्पेल मुतवक्के है बारिश का। इसी तरह से बन्नू में गुज़श्ता दिन अच्छी बारिश हुई है, तो पूरा केपी तकरीबन उसकी आएगा लपेट में, और वहाँ पर अच्छी बारिशें हैं, कहीं कहीं तेज स्पेल है। पहाड़ी इलाकों में खासकर जो केपी के शुमाली इलाके होते हैं, काकान, नारावन और उधर चतराल साइड पे, वहाँ पर तो तेज़ बारिश के नतीजे में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है हमारी प्रेस रिलीज में। तो वहाँ पर भी सभी जगहों में अच्छी बारिश है। ठीक है, सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और कह रहे हैं कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर
थोड़ा सा खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता लैंडस्केपिंग हो सकती है, बारिश तेज़ हो सकती है, तो एक अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे में जो ट्रैवल करने वाले हजरात हैं, जो फैमिलीज़ हैं, उनको ज़रूर हम बता दें कि ऐसे मौसम में जब थोड़ा सा मौसम तब्दील होता है, बारिश की सूरत हाल होती है, तो काइंडली अवॉइड टू ट्रेवल, थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए सफ़र करने से, स्पेशली इफ़ यू आर विद फैमिलीज। थोड़ी सी ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है, खुदा न खास्ता अगर रस्ते में लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो रस्ते कई दिन तक बंद रह जाते हैं, आप स्टक होकर रह सकते हैं। सो ये थी जनाब मौसम की सूरत हाल। अब हम कुछ बात करेंगे हमारे जो मुल्क के हमारे जो स्टार्स होते हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे मुल्क की असासे से कम नहीं है, एसेट है वो हमारे लिए। मैं ज़रूर बात करूंगी प्रोग्राम में उनके हवाले से कि क्या हम हमारे हीरोज़ की या एसेट्स की कदर करना जानते हैं, या फिर वो कहते हैं ना कि नज़र ओझल और पहाड़ ओझल वाली बात हो जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी तरह की एक शख्सियत आज किन हालात में है, इस हवाले से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इन डिटेल। साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और चंद दिन पहले एक नहायती अफसोसनाक वाकया पेश आया था मुल्तान से कराची जाने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में, जहां पर एक खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया था। और ये वाकया बहुत ही अफसोसनाक और काबिल मजम्मत वाकया था। तमाम मीडिया चैनल्स ने भी इस अफसोसनाक वाकये को कवर किया। बहरहाल जो केस के जो मुलव्विस अफराद थे उनको गिरफ्तार भी किया गया, इंक्वायरी का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान रेलवे ने अब एक कदम उठाया, रेप का निशाना बनने वाली 25 साल खातून को मुलाजमत देने का फैसला किया। और पाकिस्तान रेलवे ने मुतासरा खातून जो कि 2 बच्चों की वालिदा है उन्हें मुआवजा देने का भी फैसला किया है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। उन्होंने खातून से राब्ता किया है और उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि महकमा उनके साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करेगा। आई थिंक कि ये एक अच्छा और एक काइंड जेस्चर दिया गया है। सो मेनी अप्रिसिएशंस। इस हवाले से बात करेंगे तर्जुमान रेलवे बाबर अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। महकमे ने अब मुतासरा खातून को नौकरी देने का फैसला किया है, कहां तक पहुंचा मामला खातून को नौकरी देने का? इसमें भी उनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था, तो सबसे पहले हम उसको प्रोसेस करवा रहे हैं। वो शनाख्ती कार्ड बनने के मराहिल में है और उम्मीद है इंशाल्लाह वो जो शनाख्ती कार्ड है वो अगले वीक में हमें रिसीव हो जाएगा। उनके लिए मुलाजमत का बंदोबस्त कर लिया गया है वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक साहब की हिदायत पर। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही उनका शनाख्ती कार्ड हमें रिसीव होगा वो प्रोसेस में वो सारा हो जाएगा और अगले वीक या उससे अगले वीक उनको मुलाजमत दे दी जाएगी। आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाबर साहब। ये मुलाजमत कराची में दी जाएगी और किस तरह की नौयत जो जॉब की जो है ऑफर की गई है, किस तरह की जॉब की ऑफर की गई है? देखें, वो एक तो ये है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है खातून। अच्छा। उनको जो है हम ग्रेड 9 तक जो है कोई भी यानी कि मुलाजमत जो है उनको अभी ऑफर कर सकते हैं। अभी उनको हमने बता दिया है कि आपको हम जॉब देंगे, लेकिन वो जैसे ही फिर वो तशरीफ लाएंगी हमारे पास तो उनको जो है उनकी सहूलत देखते हुए जिससे वो मुतमईन भी हो उनको जॉब दे दी जाए। ठीक है। अच्छा, ख्वाजा साद रफीक साहब ने खुद उनसे खातून से राब्ता किया, उनसे बात हुई, क्या बातचीत हुई? जी, उनसे उन्होंने राब्ता किया और जाहिर है उनसे अफसोस भी किया इस वाक़े का और उनसे कहा कि आप हमारी छोटी बहन हैं, आप ये केस आपका नहीं है, ये हमारा केस है और हम इसको इस तरह लड़ेंगे जिस तरह इस केस के लड़ने का हक है। जाहिर है आपके दुख का मदावा नहीं हो सकता, आपके साथ जो वाक़या हो गया है उसकी किसी तरह से जो है उसको हम पे बैक नहीं किया जा सकता या उसका कह लें कि उसका मदावा नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर भी जो है हम जितना रेलवे पाकिस्तान रेलवे इसके लिए इसको करने के लिए आपके तसल्ली के लिए जो कोई काम कर सकता है वो जरूर करेगा। उसमें हम वकील जो है उसके तमाम वाजिबात जो है वजीर रेलवे ने हिदायत कर दी है उनको, जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर है वो उठाएगा। और इसके अलावा जो है हमने ग्रेड 19 की खातून जो है सीनियर खातून अफसर जो हैं पाकिस्तान रेलवेज की, उनको जो है फोकल पर्सन उनका खातून का मुकर्रर कर दिया ताकि उनको किसी तरह का कोई भी प्रेशर ना आए। अगर कोई बंदा जो है उनको अप्रोच करने की भी कोशिश करेगा तो उसके साथ
बिल्कुल ऐसा सलूक होगा कि वो याद रखेगा कानून के मुताबिक। ठीक। उनको जो है बिल्कुल हरासमेंट से दूर रखा हुआ है इस तरह। ठीक। अच्छा बाबर साहब, बड़ा चूंकि एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है वज़ीर रेलवे की जानिब से, जो कि खुद कॉल की गई है, आप भी पूरे मामले को खुद देख रहे हैं। अच्छा, जब खातून को इनकेस वो नौकरी जो ऑफ़र की जा रही है वो इसको कबूल कर लेती हैं, उनकी शनाख्त पे किसी किस्म का कोई वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसको खुफिया रखा जाए ताकि बाद में माशरे की किसी निगाहों का सामना ना करना पड़े, इस हवाले से भी मेक श्योर किया जा रहा है? जी बिल्कुल। इसमें आप अगर हमारी प्रेस रिलीजेस देखें, जितनी हमने प्रेस रिलीजेस यहाँ से जारी किए, जितने बीपर्स हमने दिए हैं यहाँ पाकिस्तान रेलवे ने, इवन ख्वाजा साहब ने जितने बीपर्स का वो गुफ्तगू की है, उसमें उन खातून का किसी जगह कोई जिक्र नहीं है। तो हम जो है वो हमारी जो है इंतहाई मोहतरम हमारे लिए हैं, हमारी बहन है, तो हम उनका बिल्कुल उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे और ये कभी नहीं होगा कि उनकी प्राइवेसी वो जो है उनकी शनाख्त जो है कभी बाहर आने लगे। ठीक। अच्छा बाबर साहब, चूंकि बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है आपके महकमे की जानिब से, वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक साहब की जानिब से भी, तो खातून का जो रिस्पॉन्स था वो किस तरीके से मिला? एग्री कर चुकी हैं जॉब के लिए, विलिंग है, या फिर क्या कहती हैं? नहीं जी, वो जॉब के लिए विलिंग हैं और उन्होंने मतलब शुक्रिया भी अदा किया वज़ीर साहब का, और वो जैसे ही उनका शनाख्ती कार्ड बनेगा तो उसके बाद इंशाल्लाह वो जॉब ज्वाइन कर लेंगी और इसमें पाकिस्तान रेलवे की बेहतरी में अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक ठीक। अच्छा बाबर साहब, जो ज्यादती के जो मुल्जिमान के खिलाफ केस चल रहा था, वो क्या कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ तक कार्रवाई हुई है? देखें, वो अदालत में केस है तो उसको हम परसू कर रहे हैं और इसमें जैसे आपको मैंने अर्ज की कि तमाम जो खातून के जितने वाजिबात हैं वो कानूनी जो हैं वो वकील हमने खुद उसको करके दिया है। हमसे मुराद यानी कि प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर ने, तो वजीर रेलवे जो हैं उन्होंने इस चीज को जल्दी निपटाने के लिए वकील से गुजारिश की है और जो वकील हैं वो उनका कहना ये है कि हम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इसको ये केस जो है अपने मंतवी अंजाम तक पहुंच जाएगा। तो फिलहाल तो मुल्ज़मान जो है वो रिमांड पर हैं, तो जैसे ही वो मजीद आगे कोई अदालती फैसला आता है उस पर फिर आपको इंशाल्लाह मुतला करेंगे। थैंक यू सो मच। तर्जुमान रेलवे बाबर अली रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यू पाकिस्तान में, और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, खातून को जॉब ऑफर की गई है 9 ग्रेड तक, क्योंकि खातून इतनी एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनको भी खुशी महसूस हुई है। जो वाकया हुआ उसको तो रिवर्स नहीं किया जा सकता, बट स्टिल एक अच्छा कदम उठाया गया है। अच्छा जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलेंगे कराची के इलाके कोरंगी, जहाँ पर NA 240 के नशिस्त पर गुज़श्ता रोज इंतखाब हुआ और MQM ने ये सीट अपने नाम की। इस वक्त सिचुएशन क्या है, शफकत अजीज हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बताएं कि MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाबी उन्होंने समेटी है, कामयाबी हासिल की है, जबकि जो उनके मदे मुकाबिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के शहजादा शहबाज ने 10,618 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रही हैं। MQM ने ये सीट लेने के बाद काफ़ी जश्न की सूरत हाल रही। आपको स्क्रीन पर हमने आतिशबाजी के मनाजर भी ज़रा दिखाए हैं। शफकत अजीज, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और अपडेट कीजिएगा सूरत हाल से और नताइज से मुतल्लिक। देखिए, कल कौमी असम्बली के हल्के ने 240 में ज़िमनी इलेक्शन था। ये सीट MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली डिप्टी इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद जो है वो खाली हुई थी। कल इस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन के नतीजे में MQM जो है ये दोबारा सीट हासिल करने में कामयाब हो गई है। MQM के उम्मीदवार थे मोहम्मद अबू बकर, जिन्होंने 10,663 वोट लेकर जो है वो फतह हासिल किया। इसके साथ साथ जो TLP के उम्मीदवार थे शहजादा शहबाज, वो 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि महाजर कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार सैयद रफीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। तो इस तरह जो पहले और दूसरे नंबर पर जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान तकरीबन 50 के करीब वोटों का फर्क है और बहुत ही कम मार्जिन से हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद अबू बकर जो है वो जीत गए हैं।
अगर वोटरों के टर्न आउट के हवाले से बात करें तो कल जो टर्न आउट था वो इंतहाई कम रहा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिर्फ 8% जो है वो टर्न आउट देखा गया। 5,35,000 जो है वो वोटर इस हल्के में रजिस्टर्ड थे। कल मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े के वाकयात भी जो है वो सामने आए। तशद्दुद वाकयात में एक शख्स जान बहाक जबकि 10 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी भी हुए। तमाम तर सूरत को जो है वो पुलिस ने रात गए तक कंट्रोल किया और उसके बाद नताइज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें जो है वो MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार मोहम्मद अबू बकर जो है वो फतह उन्होंने हासिल कर ली है। जी अच्छा शफकत, बड़ा कल एक अफसोसनाक वाकया भी, एक हादसा भी रिपोर्ट हुआ। एक शख्स की हलाकत की जो इतलात सामने आ रही थी, मीडिया पर रिपोर्ट्स हुई, तो किधर मौजूद थी कराची की पुलिस? अभी तो ये एक सीट थी जहां पर ज़िमनी इंतखाब हुआ है, तो क्यों सूरत हाल इतनी आपे से बाहर हो गई? क्यों सूरत हाल इतनी आउट ऑफ सिचुएशन चली गई? पुलिस किधर थी? नबिया, पुलिस उस वक्त वहाँ मौजूद थी, हम भी वहीं पर मौजूद थे। अचानक जब ये सिलसिला शुरू हुआ, एक पोलिंग स्टेशन नंबर है 165 जहां पर मुस्तफा कमाल को जो है वो मुबैना धांधली की इतलात मौसूल हुई और उसके बाद वो जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सबसे पहले जो वहां पर कारकुनान थे दोनों पार्टियों के, उन्होंने पोलिंग अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पोलिंग अमला जो है वो भाग गया। उसके बाद दोनों तंजीमें जो है वो दस्तों गिरफ्ता हो गई और जो है वो डंडों का, घूसों का वगैरह इस्तेमाल किया। हमने देखा कि पुलिस के वहां पर 2 मोबाइलें तो मौजूद थी, लेकिन जैसे ही ये झगड़ा बढ़ा तो पुलिस को जो है वो उन कारकुनान ने वहां से भगा दिया, जिसके बाद इलाका जो है वो मैदान जंग बन गया। काफी देर के बाद जो है वो रैपिड रिस्पांस फोर्स की जो पुलिस है वो आई। वहां पर जो इलाका मकीन थे, जो आसपास रहने वाले लोग थे, उन्होंने भी कई बार तो पुलिस को आगाह किया, बुलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है वो नहीं आई। इससे पहले जो DIG है कराची, उन्होंने कहा था कि तकरीबन 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है उस हल्के में तैनात है, लेकिन कल हमने देखा कि 45 मिनट के बाद जब ये सारा वाकयात हो गया, तशद्दुद के वाकयात हो गए, उसके बाद जो है वो पुलिस वहां पर पहुंची और उन्होंने सूरत को काबू किया। इसके बाद जो है मुस्तफा कमाल जो PSP के रहनुमा है, उनका कहना था कि अनीस टाइम खानी जो PSP के जो है रहनुमा है, उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई है और इल्जाम लगाया कि ये जो फायरिंग है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने की है, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा उनका कहना था कि सारा जो किया कराया है वो PSP का है और मुस्तफा कमाल जो है वो अपने साथ कारकुनों को लाए, उनके हाथों में डंडे से असला था जिन्होंने फायरिंग की और सूरत को खराब किया। लेकिन हमने ये जरूर देखा कि इस मौके पर पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई नजर आई। मुख्तलिफ फुटेजेस में पुलिस के जो एहलकार है वो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन वो इस सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर जो हमने देखा कि नाकाम नजर आए हैं। जी अच्छा शफकत, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ था, तो किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी अब कोई एहतजाज करते हुए दिखाई दिए या बिल्कुल आउट थे इंतखाब से? नबिया, तहरीक इंसाफ ने जैसे मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया था, कोई हमें तहरीक इंसाफ का कैंप नजर नहीं आया, कोई कारकुन नजर नहीं आया। इसलिए हमें अब 1-2 जगह से इतला थी कि शायद तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ जमा होंगे, लेकिन कल जो है हमने कहीं नहीं देखा पूरे हल्के में NA 240 में कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, रहनुमा है, वो इस हल्के में आए हों या उन्होंने कोई जो एक्टिविटी की हो, कोई हमने नहीं देखा। भी कराची की सबसे बड़ी जमात है, उन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया। इस हवाले से जब उनसे पूछा कि आपने हिस्सा क्यों नहीं लिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर धांधली होगी इसलिए हम हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ये 2 बड़ी पार्टियां कराची की हैं जिन्होंने इस इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। 23 उम्मीदवार थे, जिनमें कुछ आजाद उम्मीदवार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है यहाँ उम्मीदवार था जो 5वें नंबर पर रहा। तो इस सारी सूरत हाल में जो है MKM पाकिस्तान का जो उम्मीदवार है मोहम्मद अबू बकर, वो इस हल्के से कामयाब हो गया और MKM ने जो है अपनी निश्चित जो है यहाँ पर बरकरार रखी है। बहुत शुक्रिया शफकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे सिचुएशन से मुतालिक। प्रोग्राम में यहाँ पर वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम।
आई एम श्योर कि ये जुमला आप तमाम देखने वाले बहुत मिस करते होंगे। ना सिर्फ ये जुमला बल्कि उस शख्सियत को भी आप बहुत याद करते होंगे जिनके हम मशकूर हैं, जिन्होंने हमें ना जाने कितना कुछ सिखा दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न का जब आगाज़ हुआ तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको याद होगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला जुमला बोलने वाली शख्सियत कौन थी। जी हाँ, तारिक अजीज साहब, जिन्होंने पहला जुमला बोला, पहली आवाज़ बने पीटीवी की। होस्ट, न्यूज़कास्टर, शायर और अपनी मुनफरिद शख्सियत के साथ साथ ना जाने कौन कौन से वो काम करते थे, बहुत सारे काम। पाकिस्तान से मोहब्बत उनको इतनी थी कि जाने से पहले जितने भी उनके असासे थे वो मुल्की खजाने में, कौमी खजाने में जमा करवा गए। आज मैं तारिक अजीज साहब की मशकूर हूं कि उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया। उन्होंने हमें अदब से लगाव सिखाया, उन्होंने हमें शायरी सिखाई, शेर पढ़ना सिखाया और खुद भी जब शेर पढ़ते तो कमाल का पढ़ते। पाकिस्तान जिंदाबाद उनका कहना कौन भूल सकता है, हमें याद है। जो सलीका, अदब हमें उनके शो में नजर आता, आज भी हम उसको याद करते हैं। और आजकल के नौजवानों के लिए यकीनी तौर पर तारिक अजीज साहब एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। तारिक अजीज साहब की कुछ यादें आज ताज़ा करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो भी एक पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत है। मैं उनका तारुफ आपसे कैसे करवाऊं? उनको मैं एंटरटेनर कहूं, फनकार कहूं, आर्टिस्ट कहूं, टीवी होस्ट रह चुके हैं बहुत लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक वो आपकी जो सुबह का आगाज़ है उसको खूबसूरत बनाते रहे हैं। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं साहिर लोधी साहब। साहिर, थैंक यू सो मच कि आज आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। आज तारिक अजीज साहब की दूसरी बरसी है और यकीन ही नहीं आ रहा है कि वो हमसे बिछड़ गए हैं और 2 साल गुजर गए हैं। कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज आप उनको और कैसे याद करेंगे? नबिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तारिक अजीज साहब को याद रखा, वरना यूजुअली ये होता है कि बरसियाँ आती हैं और गुजर जाती हैं। अभी शहंशाह गज़ल के सिलसिले में एक शो भी था जो रेडियो पाकिस्तान ने मुनक्किद किया था। लेकिन इरिस्पेक्टिवली तारिक अजीज साहब को मैं कैसे याद करूँगा? बात बिल्कुल ठीक है कि अब वो स्कूल थे, वो इंस्टीट्यूशन थे, वो यूनिवर्सिटी थे, वो सभी कुछ थे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं जब मैं अपने शोज़ करता हूँ, जब मॉर्निंग शोज़ करता था तब और अब जो इवनिंग शोज़ करता हूँ तब, अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिलती है। जब रेडियो करता हूँ तब भी, तो ये एनर्जी जो है ये मेरे असातिज़ा की तरफ से मिलती है। और तारिक अजीज साहब उनमें वो नाम था जिन्होंने मुझे ये एनर्जी सिखाई है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आई वाज अ वेरी स्मॉल किड जब मैं उनका शो देखा करता था और वो जो आयल्स होती थी उसके अंदर भागते रहते थे और भागने के बाद मुसलसल लोगों को एंटरटेन करते रहते थे। सो आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय हिम कि वो, उनको कुछ नहीं चाहिए था, बहुत सादा से आदमी थे, जस्ट हिमसेल्फ वाज इनफ। आई थिंक पाकिस्तान में जब भी एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री लिखी जाएगी और ख़ासकर ऐसे शोज़ की हिस्ट्री लिखी जाएगी जहाँ इनामात दिए जाते हैं, तो वहाँ तारिक अजीज साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। उन्होंने अपनी होस्टिंग को, अपनी कंपेयरिंग को, देखिए सबसे बड़ी बात ये नबिया कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास इल्म है, तो फिर आप किसी चीज़ को किसी तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं। तारिक अजीज साहब ने फिल्में की, कमाल की। तारिक अजीज साहब ने ऑफ कोर्स ख़बरें पढ़ी, कॉम्पेयर रहे, हमारे नीलाम घर के होस्ट रहे, बज़्म तारिक अजीज़ के होस्ट रहे। तो ही वाज जस्ट फिनोमिनल। उनके बारे में क्या कहा जाए, और मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं पाता कि मैं उनके सिलसिले में कुछ भी कह सकूँ। मेरी उनसे बड़ी मुख्तसर चंद मुलाकातें हैं। बहुत प्यार किया करते थे और ऐसे थपकी लगा के कहा करते थे बस ठीक है, हो जाएगा। एंड सो इट वाज ब्यूटीफुल। साहिर, आई एम ग्लैड कि आपको भी जब भी हमने देखा टीवी पर मेज़बानी करते हुए, और आप भी वही बात कर रहे हैं कि जो उनकी एक लेगेसी थे, जिस तरह से उनको आप जैसे जो होस्ट हैं हमारे पास मौजूद हैं एज एसेट, आप उनको फॉलो करते हुए हमें दिखाई दिए या वो देखते हुए, तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज यू हैव जस्ट सेड कि वो एक इंस्टीट्यूशन थे, वो एक एकेडमी का दर्जा रखते थे, बिल्कुल हमारे जैसे हम तमाम लोगों के लिए। अच्छा, मुझे आज भी याद है उनका शो, हम बड़े छोटे होते थे, आई एम श्योर मैं भी, आप भी, तो वो बड़ा दिलचस्प एक टाइम होता था जब रात को टेलीविजन पर उनका शो नशर किया जाता था। तब दो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मुझे आज तक याद है कि जिस तरह न्यूली मैरिड कपल जब आते थे
तो उनके साथ जो हंसी मजाक रखा जाता था, एक वो तरीका, फिर जब बैतबाजी का मुकाबला होता था तो वो खुद भी कितने मतलब के बाकमाल तरीके से जो शेरो शायरी में जो कंट्रीब्यूट करते थे, मुझे बड़े अच्छे से वो एरा, वो गोल्डन पीरियड, वो टाइम याद है। और बिल्कुल जो आखिरी मुकाबला होता था वो गाड़ी का होता था, कार के लिए होता था, और अक्सर औकात में घर में बैठा वो मुकाबला बहुत मरतबा जीता हूँ, बहुत मरतबा जीता हूँ। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अगर जनरल नॉलेज को पढ़ना शुरू किया है या देखना शुरू किया है तो वो नीलाम घर की वजह से है, वो उसकी वजह से, बिकॉज आई रियली वांटेड टू लर्न कि दुनिया में क्या हो रहा है। और जब सवालात करते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, मुझे ऐसे लगता था जैसे ही इज एक्चुअली आस्किंग मी, ये कोई और किसी से बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया में उनका फोकस सिर्फ मुझ पे है। और ऐसे करोड़ों पाकिस्तानियों ने फील किया है हर उस लम्हे जब तारिक साहब ने सवाल किया है, हर उस लम्हे जब उन पाकिस्तानियों को जो घर पे बैठे होते थे उनको वो जवाब पता होता था। तो आई थिंक उनकी ये लेगेसी बहुत बड़ी है कि जो कनेक्ट है ना, देखिए मैं रेडियो आज भी करता हूँ, टेलीविजन शोज अब मुख्तलिफ हो गए हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको आज भी पसंद करता हूँ, खुद भी कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन रेडियो जो है वो आज भी मेरे अंदर बसता है। आज भी मैं 10 से 12 बजे मंडे थ्रू फ्राइडे रेडियो ही करता हूँ, और रेडियो का जो कनेक्ट है ना वो आपको टेलीविजन पर नहीं मिलता। तारिक अजीज साहब को जो कनेक्ट था ना वो रेडियो का कनेक्ट था जो टेलीविजन के थ्रू पूरे पाकिस्तान को मिला है। माफ कीजिएगा, एंड आई डोंट थिंक कि पूरे पाकिस्तान को मिला, ये कहना गलत है, बिकॉज आई रिमेंबर मैं ब्यूट मोंटाना में गया था सबसे पहले पढ़ने के लिए। आई वाज रियली रियली यंग, एंड वुड यू बिलीव कि मेरे साथ जो मेरे रूममेट थे उनका नाम हर्षद राणे था और वो पुणे से उनका ताल्लुक था और हिंदुस्तान से, और हम बिलिंग्स मोंटाना जाया करते थे नीलाम घर की कैसेट्स लेने के लिए, और हम सब बैठ के उसको देखा करते थे। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। सो ही न्यू एग्जैक्टली तारिक अजीज साहब कौन थे, उन्हें ये पता था रहबर वाटर कूलर क्या है, वो हिंदुस्तान में थे और उसद की बात करो मैं, हम टॉकिंग अबाउट 90s, तो उनको ये पता था रहबर वाटर कूलर क्या है, उन्हें ये पता था कि गाड़ियों का सिलसिला जो होता है, गाड़ियों के नामात किस तरह से दिए जाते हैं, उन्हें राउंड्स के बारे में पता था, उन्हें बैतबाजी के बारे में पता था, उन्हें वो न्यूली वेड कपल्स के बारे में जो आपने बात की वो पता था। तो उनकी शोहरत सिर्फ मुल्क गिर नहीं थी, तारिक अजीज साहब ने एक जेनरेशन को या एक मुल्क को इंस्पायर नहीं किया है, उन्होंने हर उस शख्स को मुतासिर किया है, हर उस शख्स को इंस्पायर किया है जो उर्दू या हिंदी बोलने वाला था। बिल्कुल साहिर, और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी वो लम्हा जो कि मेरे लिए भी बड़ा कीमती रहा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, दो कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में थे और काफ़ी बीमार थे, बोलने में भी काफ़ी दिक्कत महसूस करते थे, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो लम्हा मैं सारी ज़िंदगी के लिए वो मेरे पास है और बहुत ही कीमती लम्हा है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने इंफॉर्मेटिव और मालूमाती प्रोग्राम किए, जो मतलब बेसिकली जो ट्रेंड वो लेकर आए, जो जिस तरह से आगाज़ हुआ, उस नौयत का शो शायद ही कोई कर पाया हो, उस लेगेसी के साथ शायद ही किसी ने किया हो, तो वो लोग भी चले गए, वो टीवी प्रोग्राम्स भी चले गए। देखिए नबिया, ये मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, आई हम्बली, बहुत हम्बली मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, वो लोग भी चले गए, हम, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए? कभी हमने ये सोचा? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हम क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज हमने कभी करने की कोशिश ही नहीं की, हमने अपने अवाम पे इतना ट्रस्ट ही नहीं किया। हमारे पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी यूथ ऐसे शोज न सिर्फ देखना चाहती है बल्कि करना चाहती है, उसका हिस्सा भी बनना चाहती है। लेकिन द प्रॉब्लम इज, आप और मैं, हम दोनों प्राइवेट चैनल्स के लिए काम करते हैं, आपको पता है कि अगर रेटिंग्स ना आए तो बड़े मसाइल हो जाते हैं। तो हम तो रेटिंग ओरिएंटेड, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए, रेटिंग हमको चाहिए नो मैटर व्हाट। आप सोशल मीडिया का हाल देख लीजिए, अगर किसी की जान चली जाए तो जान चली जाए, बट हमने मसाला लगा के न्यूज बनानी है, फेक न्यूज बनानी है, स्प्रेड करना है, पर्सनलाइज पे अटैक करना है। ये देखिए, तारिक अजीज साहब जैसे लोग जो एक हम आज कह रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन थे, लेकिन क्या वाकई हमने उसको फॉलो करने की कोशिश की है? हमने बिल्कुल भी फॉलो करने की कोशिश नहीं की। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा सज्जाद ज़हीर साहब की एक जो उन्होंने पिंडी कोर्ट में एक तकरीर की थी, मैं वो उसका एक इक़्तिबास पढ़ रहा था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि अब ऐसे लोग हमारे मुल्क में नज़र नहीं आते। हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, सिर्फ हमको प्रोब करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में अगर कोशिश की जाए तो हम तारिक अजीज साहब जैसे शोज जरूर कर सकते हैं, हम नीलाम घर जैसे शोज जरूर कर सकते हैं। हमारे मुल्क के अंदर यूथ इन्फॉर्मेटिव भी है और वो इन्फॉर्मेटिव होना भी चाहती है, रहना भी चाहती है। प्रॉब्लम यह है कि चैनल के मालिकान को, लोगों को मिलकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम देखना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं। हैबिट्स तब बनती हैं जब आप उनको दिखा रहे हो। अब हमने एक हैबिट बना ली है। अच्छा, फिर दूसरी बात, एक मैं टाइम ज्यादा तो नहीं ले रहा, एक मुझे बात करनी थी अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम थोड़ा सा हिपोक्रेसी का शिकार हैं। अच्छा। हिंदुस्तान में एक शो होता है
और आप उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर उस शो या वैसा कोई कंटेंट पाकिस्तान में हो तो अचानक आप खड़े हो जाते हैं, अचानक आपका सब कुछ जाग जाता है। अगर आप इतने अच्छे हैं तो वो शो भी मत देखें, उस शो को क्यों देख रहे हैं? प्रॉब्लम इज कि हम क्रिटिसाइज तो जरूर करते हैं, क्रिटिसाइज तो जरूर करते हैं, बट हम हिपोक्रेसी का शिकार हैं। हम लीडर इसलिए नहीं बनाते कि लीडर पाकिस्तान का मसला हल कर रहा है, हम लीडर इसलिए बनाते हैं किसी की शक्ल अच्छी होती है, किसी के मोरूसियत में उसको मिल जाता है, किसी की तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं। और आजकल तो एक बड़ा सिंपल ट्रेंड है, अगर आप किसी भी तरह से किसी शख्स को बेइज्जत कर सकते हैं तो आपका नाम बेसिकली वायरल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट दैट, इट्स अबाउट नथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ऐसी सूरत हाल में नीलाम घर जैसा शो या बज़्म तारिक अजीज जैसा शो, उसको पनपने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत है। पनप जाएगा, बिल्कुल पनप जाएगा, लेकिन ये चैनल के मालिकान को डिसाइड करना पड़ेगा कि एक साल इस शो को चलने दें, रेटिंग्स हर रोज रेटिंग्स के लिए तंग ना करें, फिर इसके बाद देखिए कि बुराई जीतती है अच्छाई जीतती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ साहिर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आई थिंक जो आपकी और जो हमारी जनरेशन है वो ये सब बहुत मिस करती है। जो हमसे यंगर जनरेशन है उनका मुझे पता नहीं है मे बी वो क्या देखना चाहते हैं, लेकिन जो आपकी ये और हमारी जनरेशन है वो डेफिनेटली चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स हों या इस तरह का कंटेंट जो है वो होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं तारिक अजीज साहब से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई, कितनी यादगार मुलाकात रही और क्या क्या बातें हुई? लाहौर में था मैं, आई थिंक अब मुझे जगह याद नहीं, आई थिंक तो वन ऑफ दोज होटल्स पीसी और अवारी, वन ऑफ दोज प्लेसेस, आई थिंक लाहौर में था मैं। और मैं वहाँ गया और उसके बाद वो मुझे देखते थे, मुस्कुराते थे और उसके बाद यहाँ हाथ लगा थे, सब ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, जैसे उनका स्टाइल था। ही हग्ड मी एंड देन वी सैट डाउन फॉर वेरी ब्रीफ टाइम। मुझे कहीं जाना था, उन्हें देख के मैं, जाहिर है मुझे हर सूरत के अंदर रुकना था, तो लेकिन उस मुलाकात से कहीं ज़्यादा मुझे वो दिन याद है जिस दिन ये अनाउंस हुआ था दैट ही इज़ नो मोर। That was probably one of the most difficult days. मैंने जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है उसमें दिलदार परवेज़ भट्टी साहब हैं, उसमें तारिक अजीज़ साहब हैं, मेहताब अकबर राशिदी साहिबा हैं, ज़िया मोइनुद्दीन साहब हैं, कुरैशपुर साहब हैं, लाइक अहमद साहब हैं। ये वो लोग थे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। फ़ख्र आलम जिनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया है, जिनके लिए तो मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दे थी कि एक ऐसा शख्स जिसे मैंने ज़िंदगी भर देखा और जो एक ऐसी उम्र में थे जहाँ बट ही वर्कड रियली हार्ड। आई नो आपके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बात करना, और डेफिनेटली आपके लिए वो आपके उस्ताद भी थे, इंस्टीट्यूशन भी थे, आप उनकी लेगेसी को भी लेकर आगे चले, तो आई कैन अंडरस्टैंड आपकी जो फील है, जो आपका इस वक्त एहसास है या जो जज्बात इस वक्त आपके अंदर उभर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, ऐसी क्या वजह है साहिर के जब चले जाते हैं हमारे लेजेंड्स या हमारे हीरोज तो हम तब उनकी कदर जानते हैं, उससे पहले उनकी जिंदगी में हम भूल जाते हैं? मैं आपको बताऊं, सच बताऊं नबिया मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बड़ा सीधा आदमी, सीधी बात करता हूं। कोई कदर वदर नहीं कर रहा हमारे यहाँ, कोई कदर नहीं कर रहा। चले जाते हैं तो दिन पे याद करते हैं, दिन के बाद कौन याद कर रहा है, कौन सीख रहा है? सब बातें हैं, बेशुमार बातें हैं, बेशुमार बातें हैं, सारे उठ के खड़े हो जाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, वो इतने अजीम आदमी थे, वो ऐसे थे। मैं वही जानना, क्यों है ये रवैया, क्यों है ये, कहाँ से आया है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? देखिए, मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड NLP प्रैक्टिशनर, और मैं ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ। और एक बात मैं अपने बारे में बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मिनहसुल कौम हमारे रवैये जो है ना, वो इज्तिमाई तौर पे एक दूसरे से आगे निकलने के, समहाउ हमें बहुत जल्दी है किसी जगह पहुंचने की। चूंकि हम सबको बहुत जल्दी है, इसीलिए सभी को देर हो जाती है, कोई भी आगे नहीं निकल पाता। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ हमारे मुल्क में, और एक बहुत बड़ा नाम मनु मट्टी नीचे जाके सो गया, बहुत बड़ा नाम। बिल्कुल साहिर, और मैं आपको बताऊं कि जब लास्ट ईयर हमने ट्रांसमिशन की थी तारिक अजीज साहब की पहली बरसी पर, तो डॉक्टर आमिर लियाकत साहब को हमने लिया था और पैनल पे लिया था, और बड़ी जबरदस्त उन्होंने भी गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें शेयर की, और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिन लोगों को, अपने आसपास के लोगों को डॉक्टर साहब भी नवाजते रहे, दुख की बात यह है कि वो उनके आखिरी लम्हात में या जनाजे तक पहुंचने की उनको तौफीक नहीं मिली। साहिर, ये बहुत शॉकिंग है।
देखें नबिया, जनाजा तो खैर चले वो नहीं पहुंचे, वो एक दूसरी बात। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कीजिए ना कि डॉक्टर साहब को अकेला क्यों कर दिया, तन्हा क्यों कर दिया? वेरी ट्रू। हम तो फिर भी उनसे बात किया करते थे, उनसे मुलाकात हो जाती थी। दूसरी बात ये कि मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूं कि क्या ये अलाउड है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ भी लगा दें? अगर किसी का घर तबाह होता है, किसी की इज्जत खत्म होती है, ये एक पर्सनल चीजें होती हैं कि आप उन पर्सनल चीजों को बुनियाद बनाकर लोगों की किरदार खुशी करें, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करें, वो इतने डिप्रेशन के अंदर चले जाएं, दे व्हाटएवर हैपेंस टू देम, और हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ और हम आज भी बाज नहीं आए। आज भी मैं ये समझ रहा था कि सारे ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे, अब तो ही शुड रेस्ट इन पीस, व्हाटएवर इट वाज, हाउएवर इट वाज, ही इज गॉन नाउ। Please respect that. That's all. I'm not asking you to agree with me or not to agree with me. आप जो भी उनके बारे में समझते हैं, that's your prerogative. You can understand that. लेकिन कम से कम you should let him rest in peace. अब तो वो चले गए, अब तो कुछ नहीं है ना। तारिक अजीज साहब जब चले गए थे ना, तो इम्तियाज अहमद साहब एक बहुत बड़े हमारे मुल्क में फनकार गुजरे हैं, और पहले एक ज़माने में एक रिसाला आया करता था, शायद उसका नाम शमा था, तो अक्सर मैं वो पढ़ा करता था। जब इम्तियाज साहब चले गए तो उसमें एक आर्टिकल था, जो मैं रिसाले का नाम शायद मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में शमा ही था, तो उस आर्टिकल में एक शेर लिखा था इम्तियाज साहब के बारे में, बरपा न होगा अब कोई हंगामा जुनूं, ले आज जा रहे हैं तेरी अंजुमन से हम। तो बड़े बड़े लोग देख लीजिए, अमजद, जुनेद भाई, तारिक अजीज साहब, उमर शरीफ साहब जी, आमिर लियाकत, ये वो लोग हैं जिन सबको मैंने देखा है जी, जो मेरे साथ बैठे हैं जी, और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू दिस इट पेन्स मी। आज हम तारिक अजीज साहब की बरसी पे बात कर रहे हैं। एक अमजद साहब की एक नज़म है, अमजद साहब की एक नज़म है, एक और धमाका होने तक। हम हादसों के मुंतज़िर लोग हैं, हादसा हो जाता है तो उसके बाद हम हादसे के बारे में बात करते हैं, फिर इसके बाद जाके सो जाते हैं, फिर एक और हादसे पर जमा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर रोज़ बात की जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर हम ये वाकई समझते हैं कि वो लेजेंड है और उनकी लेगेसी है, तो फिर उनकी लेगेसी को कंटिन्यू भी तो किया जाना चाहिए ना। या सिर्फ बातें हैं, हम सिर्फ बात करते हैं। अगर हम सिर्फ बात करते हैं, देखिए मुझे तो लगता है कि हम अक्सर औकात सच्चाई से काम नहीं लेते, इसलिए क्योंकि सच्चाई बड़ी तल्ख होती है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि हम सब मिल के, खासकर हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं, वो अमेरिका से ताल्लुकात भी इस्तवार करना चाहती हैं, लेकिन जलसों में उसका नाम लेके उसको बिगाड़ना भी चाहती हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम जब तक कशकोल नहीं तोड़ेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ना कि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो किस डगर पर चल पड़ी है, और आए रोज मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पर कौन लोग बैठे हुए हैं, किस तरह की मैं बहुत, देखें, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ, हद से ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ आपसे डिसएग्री करता हूं इस बात पे। देखिए कहीं ना कहीं इसमें हमारा कसूर है। मैं वही बात आपसे पूछना चाह रही थी साहिर कि हमें फिर क्या करना होगा, कैसे हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, कैसे इनोवेशन ला सकते हैं? हमें अपनी बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, अपनी बुनियाद पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना कसूर मानना पड़ेगा। हमने अपने बच्चों को टाइम दिया, हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। हमारे बच्चे अगर मोबाइल पे बिजी हैं तो हमने ये काम निकाला हुआ है कि ठीक है हमें डिस्टर्ब ना करो, ये लो मोबाइल, ये लो पैसे, इसके बाद ऑर्डर कर दो फूड, कुछ भी कर लो। हमने कभी भी बताने की कोशिश नहीं की। हम ये कहते तो हैं 14 अगस्त 23 मार्च 25 दिसंबर को हम ये कहते तो हैं कि पाकिस्तान बहुत बहुत अजीम मुल्क है, लेकिन क्या हमने वाकई इसकी अजमतें बतानी शुरू की? क्या हमने किसी को भी कहानी सुनाई? हमारे बच्चे, हमारी यंगर जनरेशन इज फार बेटर देन ऑल ऑफ अस। I promise you, I kid you not। क्या वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? वो हमसे ज्यादा सच बोलते हैं, वो हमसे ज्यादा सच सुनना चाहते हैं। उनको ये लिपटी हुई चीजें नहीं चाहिए, उनको वो ओपन होना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं। वो क्या हमने ये ठेका ले रखा है कि हमारी जनरेशन ही पाकिस्तान से प्यार करती है? मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जितने अवेयर हमारी यंगर जनरेशन है उतने अवेयर हम कभी नहीं थे। जितनी मोहब्बत हम करते हैं शायद उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हमारी यंगर जनरेशन करती है। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने बड़ों से नो कहना सुना है और हमने उस नो को कंटिन्यू किया है। जब तक हम ठहरेंगे नहीं, जब तक हम अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, देखिए तारिक अजीज साहब का नाम कहीं गुम ना हो जाए जी। हमको बताना है कि तारिक अजीज कौन थे, हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लेजेंड है ना, हमारे बच्चों ने आंख नहीं खोली, बिल्कुल, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें बताएं कि इस शख्स ने इन वसाइल में ये कुछ कर दिया था। इंस्पिरेट, अगर हम आज भी बैठ के अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर सकते हैं,
अगर हम आज भी बैठ के ज़ेनू की बात कर सकते हैं, अगर हम आज भी बैठ के किसी बड़े लीडर की बात कर सकते हैं, तो हम हमारे हीरोज़ की बात क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू साहिर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, टाइम निकाला आज के इस खास तरीन शख्सियत पर हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपकी मशकूर हूँ। यहाँ पर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करती हूँ, साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और प्रोग्राम के आगाज़ में जिस बात की तरफ मैंने तस्करा किया था कि हमारे जो एक्टर्स हैं, हमारे जो हीरोज़ हैं, वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी स्क्रीन के लिए काम किया, हमेशा लोगों को एंटरटेन करते दिखाई दिए, ऐसे फनकार आज अगर किसी बुरे हालात में हैं तो हम उनको भूल क्यों जाते हैं? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है, ये बड़ी सोचने की बात है, ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात है। आज एक ऐसे ही फनकार का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ जिन्होंने बहुत लंबा अरसा आपको टीवी पर एंटरटेन किया। गेस्ट हाउस एक ऐसा ड्रामा था जिसने बहुत सारे लोगों को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैं बात कर रही हूँ जनाब ख्वाजा ऑनलाइन के ख्वाजा साहब की। यकीनन अब आपको याद आ चुका होगा, लेकिन इससे पहले आप उनको भूल चुके होंगे कि शायद ये भी मौजूद हैं। आज ये बीमार हैं और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, तबीयत इनकी नासाज है। हमारी न्यूज़ रिपोर्टर आमना जंजुआ इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं और उनकी तबीयत, उनके हाल अहवाल के बारे में बात करेंगी। आमना, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लेजेंडरी अदाकार, मशहूर कॉमेडियन मसूद ख्वाजा साहब के घर पे उनके साथ मौजूद हूँ। चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले आज ऐसी शख्सियत खुद बीमार हो गई हैं। हम इनसे जानते हैं क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि ज़्यादा बोल सके, हम कोशिश करेंगे इनको कम से कम तंग करें। इससे पूछते हैं, सर हम आपको अभी कुछ अर्सा पहले तक जो है वो स्क्रीन पर देख रहे थे, तो ये अचानक कैसे हो गया? सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। मसला ये है, खातून के एक लम्हा लगता है, एक लम्हे नहीं ऐसा डाल दिया 2-3 साल से। एक तो शुगर तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क को है और गैंग्रीन हो गया, उससे ठीक हुआ तो ये गुर्दे के हर्जे में लाक हो गया। तो गुर्दे ने इतना प्रॉब्लम थी कि गुर्दे मेरे डैमेज हो चुके हैं। इलाज चल रहा है, डायलिसिस चल रहे हैं, आना जाना हॉस्पिटल्स में चल रहा है। लेकिन इन दिनों बुखार और इन्फेक्शन की वजह से बहुत बुरी हालत है, उठना बैठना अज़ाब है। अगर मैं यहाँ ऐसे लेटा हूँ तो मैं 2-3 घंटे इसके अलावा मैं लेट नहीं सकता। फिर कोई आता है, बच्चे हैं 3-4 असिस्टेंट है, वो मुझे ठीक कर देते हैं। तो बीमारी भी चल रही है, प्रॉब्लम्स भी चल रही है और बस ये चीज़ है। देखिए ख्वाजा साहब जो है वो, उनके लिए यहाँ पर इस वक्त जो है वो बैठना मुश्किल हो रहा था। अभी जब प्रोग्राम, इससे पहले हम इनसे बात कर रहे थे तो इनसे मैं इन्फॉर्मेशन ले रही थी, तो इनका कहना था कि आप मुझसे प्रोग्राम में ले लें, ये इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा बोलता हूँ उसके बाद मैं थक जाता हूँ, इसलिए हम इनको ज़्यादा तंग नहीं कर रहे। इनकी मिसेज़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि मैम कैसे ये मैनेज कर रही हैं, कितना खर्चा अब तक हो चुका है? खर्चा तो देखिए बीमारी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जो हमारी जमा पूंजी थी वो पिछले 8-10 महीनों में हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके साथ बहन भाइयाँ थोड़ा ख्याल करते हैं, उनका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। बच्चे छोटे हैं अभी, ठीक है, घर किराए पे है और सबसे ज़्यादा खर्चा जो मेडिसिन और इनका इलाज का है वो हम अब पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि देखिए, अपील करना मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन खुद भी इनको एहसास होना चाहिए। देखें, जिस दिन से मेरे मियाँ ने कमाई शुरू की है टैक्स पेड है ये, ठीक है ना। तो ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, पाकिस्तान में लोग पैसे कमाते हैं, बाद में टैक्स देते हैं। हमें टैक्स काट के पैसे मिलते हैं। जब से 30-35 साल से मैं काम कर रहा हूँ, हमारा सिर्फ मैं ये कोई इमदादी प्रोग्राम आपके साथ नहीं करना चाहता। अक्सर लोग सवाल करते हैं, यार इतना फनकार तुम कमाते हो, लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहे हो। तो खातून, मसला ये है, ये सारी दुनिया को पता होना चाहिए
कि हर महकमा प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो जब छुट्टियां बीमार होता है तो वो छुट्टियां भी मिलती हैं, उससे इलाज का मुआवजा भी मिलता है, उसके प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं। हमने 10 महीने, बल्कि ज़्यादा हो गया, 10 महीने मैंने घर में गुजारे हैं। तो वो 10 महीने जो घर में गुजारे हैं, पिछली रकम जो इकट्ठी हुई थी वो तो लग गई, और अगले 10 महीने काम नहीं किया। मैंने इस बीमारी में भी काम किया। इब्राहिम लग के जितने भी ये शोज़ होते हैं फंड रेजिंग के, मैं जाता हूँ। डॉक्टर कदीर अल्लाह बख्श उनके मैं करता था, इमरान खान के उनके प्रोग्राम्स में जाता था, कि जितनी NGOs हैं। लेकिन ये को मैं इमदाद के लिए नहीं कह रहा, ये हमारा टैक्स पेड का हक है कि गवर्नमेंट जो है हमें वो उसका दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट दे रही है खैर से, और मतलब कोई 5,000 रुपये देती है माशाल्लाह महीने में, 60,000 रुपये साल का, वो भी किस्तों में। वो बीमारी का नहीं है, सबको है। लेकिन रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ने, पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी, वकार साहब उनके बेगम हैं, लाहौर से उनके जुल्फ़ी साहब अलहम्बरा से सोमन है, इन लोगों ने मेरी हेल्प की है। लेकिन 1-1 लाख का तो आपका छोटा सा वो जो डिवाइस लगती है आपको, वो तो इतनी महंगी है कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। मेरी बीवी बच्चे, घर में आना जाना, और आप कोई घर आए और पानी नहीं पिलाए, ये कैसे हो सकता। तो हालात ऐसे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह भी ऐसा कर रहा है, सब बेहतरीन काम हो रहा है, चल रहा है। सर अब तक कितना खर्चा आपकी भी इस बीमारी पे आ गया इन 4 महीनों में जब से डायलिसिस हो रहे हैं? देखिए, इन 4 महीनों में 7-8 लाख तो लग गया है, और अभी मुझे कमाल लोग हैं जो मेरे साथ तावन करते हैं, जैसे डॉक्टर जमाल नासिर है, इस तरह के 2-4 और हैं, वो बहुत उनकी कुछ जो सर्विसेज है जो फ्री मिल जाती है। लेकिन घर से आपने जाना तो गाड़ी पे, आना तो गाड़ी पे, जो आपके टेस्ट है अल्लाह रहम करे कि इतने महंगे हैं, आपको बता नहीं सकता। अभी मेरे साथ तामन होता है तो ये हालत है। और मेडिसिन आप अंदाज़ा लगाएं कि 25,000 की सिर्फ मंथ 15 दिन की। तो मेरी बीवी जो मेरी डोनर भी थी कि चले वो हो जाएगा, डोनर हो जाएगा गुर्दे का, वो इतनी टेंशन ली, वो खुद बीमार हो गई। डोनर को अभी सबसे पहले मुझे कॉल आई इसकी मरियम नवाज साहबा की, मरियम औरंगज़ेब मिनिस्टर हमारी जो TV की, उनके बेस पे सच्ची सेक्रेटरी की कॉल आई कि जी वो आपके बड़ी वरीड है, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ करेंगे। ये कल की बात है। फिर चौधरी तनवीर है सेनेटर, वो मुझे हॉस्पिटल देखने आए। सजाद खान है हमारे सियासतदान, वो देखने आए। तो इसी तरह लोग आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। लेकिन मेरी दोस्तों ने ज़्यादा मेरी हेल्प की है, जो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने करम ये किया कि मैं उन दोस्तों का ख्याल करता रहा हूँ, तो डबल ख्याल करते हैं मेरा। तो रह गया बहन भाई, मतलब हर बंदा अपना कितना कमाता है कि ऐसा हो। जी देखें कि इन्होंने 2000 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स किए हुए हैं, खिदमात है मुल्क के लिए। यही आर्टिस्ट हमारे जो लोग होते हैं, ये हमारे कल्चर को प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो इन लोगों का इस मुश्किल वक्त में ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये खुददार एक कौम होती है, खुददार लोग होते हैं, इनके लिए जो है वो पहले से ऐसे इंतजामात होने चाहिए कि ताकि इस तरह की सिचुएशन में इनको किसी के सामने ना। बिल्कुल आमना मैं आपसे चाहूंगी कि आप एक सवाल पूछें ख्वाजा साहब से कि इमरान खान साहब के हवाले से, इब्रारुल हक के हवाले से, इनके चैरिटी हॉस्पिटल हैं, इन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, इनसे कहाँ हैं ये लोग, इनका क्यों नहीं अभी तक फोन आया, उन्होंने क्यों नहीं राब्ता किया, या इनकी जानिब से किया गया हो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, ये बताइएगा कि इब्रारुल हक के साथ आप कह रहे हैं उनके साथ काम करते रहे, इमरान खान है वो शौकत खानम चलाते हैं जो चैरिटी की बहुत बात करते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई राब्ता किया गया है? सबसे पहले अगर किसी ने मेरा हौसला बढ़ाया तो वो इब्रारुल हक था। एक तो उसने काम दिया उस बीमारी में भी, और उसके बाद उसने कहा तुम मुझे फ़ोन करना, जो कहोगे कर देंगे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मतलब इब्रार एक अच्छा दोस्त है लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। अब मैं आपके चैनल के थ्रू इब्रार से कहूँगा, इब्रार मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसप्लांट में को 5-6 लाख रुपया नहीं लगना,
20-25-30 लाख लगना है, और ये एक दफ़ा लगने के बाद आपने 4-6 महीने घर में रहना। खाना कहाँ से है, पीना कहाँ से है, बच्चे आपके एक क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं। तो मेरी बेगम जो है ये आपके सामने बैठी हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कैसे होगा, लेकिन अल्लाह कर रहा है, ये याद रखिएगा। सारी चीज़ें अल्लाह ताला कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अचानक एक कॉल आती है और नंबर मांगा जाता है, जब कभी किसी को बताया नहीं हमने कि ज़रा नंबर दे दें जी के अकाउंट नंबर, तो उसमें पैसे आ जाते हैं। इसी तरह मैं अभी भी मुझे उम्मीद है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा मैं कहूँ जी कि देखे मेरे हालात ख़राब है, फलां है। के जो कोलीग है ना आसमा भट्ट साहबा, मैं कहती हूँ दिली तौर पे मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत भाग तोड़ की है उसने। प्रोड्यूसर है, हाँ बहुत ज़्यादा। वो तो उसकी वजह से कुछ मतलब ऐसा हुआ है कि 2-3 महीने हमारे गुजरे हैं। देखें सिर्फ जो है वो इनके कोलीग्स जो हैं अब तक इनकी हेल्प कर रहे हैं हुकूमत की आमना इनसे पूछेगा, बच्चे तो अभी छोटे हैं, इनकी बेगम से बात कीजिएगा, बच्चे तो अभी खुद को फील नहीं है, स्कूल गोइंग है, किस तरह से हैं, क्या उम्रें हैं, आसपास के लोग जो इनके फ्रेंड सर्कल है या जो फैमिली के कुछ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, अभी कोई घर में कमाने वाला शख्स है मौजूद? जी बिल्कुल, इनके बच्चे तो छोटे हैं, हम इनसे इनकी मिसेस से ही पूछते हैं कि वो बताएं कि कैसे और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, बच्चे कोई कमा रहे हैं क्या, कहाँ से घर के खर्चात चल रहे हैं? मैंने बताया ना हमारे बहन भाई एहसास करते हैं, उनका शुक्रिया कि उनकी वजह से थोड़ा निज़ाम चल जाता है, लेकिन कितना मतलब खुद भी कभी शर्म आ जाती है ना बंदे को। तो बच्चे अभी छोटे हैं, बच्चा बेटा भी छोटा है, बच्ची छोटी है, अभी कमाने वाला तो कोई भी नहीं। एक मेरा मियाँ कमाने वाला है और वो भी अब बिस्तर पे है, बस आखिरी बात ये है। जी आपने सुना है कि इनका सिर्फ वाहिद जो घर के कमाने वाले हैं वो ख्वाजा साहब हैं जो अब बिस्तर पर हैं और इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारे साथ इनके मैनेजर मौजूद हैं रोशन साहब, इनसे पूछते हैं कि आप इनके साथ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो क्या इंडस्ट्री की तरफ से इनके प्रोड्यूसर या इनकी टीम जिनके साथ ने लास्ट टाइम काम किया उन्होंने हेल्प किया? उसके अलावा क्योंकि डिफरेंट चैनल्स पर ख्वाजा ऑनलाइन ये करते रहे का इनकी एक पहचान है, हर शहरी जो है वो जानता है इस प्रोग्राम के थ्रू इनको, तो किसी और TV चैनल ने, किसी भी ऐसी शख्सियत ने इनको, किसी एंकर ने रब्ता किया हो? नहीं, हमारी किसी ने भी जो है ख्वाजा साहब की जो है हेल्प नहीं की। सिर्फ वकार साहब जो हैं वो गाए बगाए रोज़ाना कॉल भी करते हैं, हाल भी मालूम करते हैं। उसके अलावा आसमा भट्ट साहब बस उन्होंने गाए बगाए हमारा साथ दिया है, हर जगह हमारे साथ चली हैं और जिससे भी बात करनी हो वो खुद जाके बात करती हैं। इनके लिए इन्होंने आज तक मुझे मना किया हुआ था, किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी, किसी से एक पैसा नहीं मांगना। आज ये हालत हो गई है कि लोग आते हैं, हम उनसे बात बोलते हैं कि एक जुमला बोल देते हैं, और कोई मेरे लायक खिदमत, यार मैं खिदमत बताऊंगा, आप नहीं देख रही मेरी परेशानी क्या है। आप सारी उम्र अपने लोग कहते हो यार ख्वाजा तुमने बड़ा कमाया है, यस कमाया है तो घर लंबा 3 साल में लंबा पड़ा चाहते हैं, हुकूमत देख रही है। अच्छा, साथ ही मुझे बताएगा कि खान साहब ने हेल्थ कार्ड के हवाले से बड़ा काम किया, बड़ी उन्होंने बात भी की इस हवाले से, तो अभी तो हुकूमत बदले कुछ ही वक्त गुजरा है ना, तो इन्होंने हेल्थ कार्ड के हवाले से इलाज करवाने की कोशिश की है, उसको यूज करने के हवाले से भी बात कीजिएगा और साथ हुकूमत को ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर आपसे एक क्वेश्चन है कि इमरान खान ने जो है वो हेल्थ कार्ड का बड़ा जो है ना उसकी प्रमोशन भी की, क्या वो कार्ड आपके काम आया? जी आया, मेरे ही नहीं, मैंने दुनिया को देखा, लेकिन वो कोई ऐसा स्पेशल जो है बड़े बड़े काम ऑपरेशन नहीं हो सकते उसमें, जो मुझे चाहिए उसमें नहीं हो सकता। डिलाइसिस हो जाते हैं, सरकारी तौर पे हो जाते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं आपके चैनल पे बैठकर रोने नहीं आया हूँ। अल्लाह ताला ने पैदा किया है चूंकि से लेके जन्नत तक को, तो वही कर रहा है और कर रहा है। तकलीफ ही होती है ना, आएंगे तो 2000 रुपये के फूल ले आएंगे और जाते कहेंगे और लाइक साढ़े कोई खिदमत। यार आपको नहीं पता कि आप अपने घर से जब निकलते हैं गाड़ी में 2 से 3 हज़ार रुपये का पेट्रोल थोड़े से वक्फे में लग जाता है। अच्छा सर, हुकूमत देख रही है, हुकूमत के जो लोग हैं तो उनसे कोई अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? हाँ, हुकूमत से अपील नहीं करना चाहूँगा, हुकूमत से मैं बदमाशी से कहना चाहता हूँ कि 35-40 साल से मैं टैक्स दे रहा हूँ आपको, मेरे टैक्स के पैसे मुझे हिसाब करके दे दे वापस। हम आपसे कोई इमदाद नहीं मांग रहे। अब देखें ना, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की कॉल आई,
खातून की बड़ा अच्छी बात की उन्होंने कहा जी मिनिस्टर इज़ आउट ऑफ कंट्री, तो उनके बिहाफ में मैं बात कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया आमना, आप मौजूद थी खालिद साहब के घर पर, उनकी फैमिली से बात करवाई थी। यकीन करें बड़ा तकलीफ का लम्हा है मेरे लिए भी, और आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी। और यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्यों हम हमारे जो फनकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने इतना तवील अरसा हमें हंसाते हुए गुजारा, जिन्होंने हमेशा स्क्रीन के लिए सर्व किया, आपके लिए काम किया, आज वो पुरसाने हाल, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। किस चीज का इंतजार किया जाता है? हुकूमत क्यों नहीं पहुंचती ऐसे लोगों तक? क्यों इनकी मदद नहीं करती? क्यों इनके इलाज का खर्चा पूरा नहीं करती है? अब ख्वाजा साहब भी यही बात कर रहे हैं कि जो टैक्स पेयर लोग हैं, हम अपनी तनख्वाह का इतना हिस्सा एक टैक्स की अदायगी में निकाल देते हैं, तो कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए हमारे ऐसे फनकारों को जिन्होंने इतना लंबा अरसा लोगों को, आपको, हमें हंसाते हुए गुजार दिया। यहाँ पर मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि अगर मेरी आवाज़, हमारे चैनल की आवाज़ कहीं तक पहुँच रही है, हुकूमती टीम तक पहुँच रही है, तो प्लीज़ आप इनसे रब्ता करें, ख्वाजा साहब से रब्ता करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आपके लिए पैगाम है, इनकी फैमिली से रब्ता किया जाए और इनके कम से कम इलाज का खर्चा उठाया जाए। घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, बच्चे छोटे हैं और जो मुल्की हालात हैं वो हम सबके सामने ही हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का इंतज़ार ना किया जाए कि कोई एक और शख्स हमसे बिछड़ जाए और बाद में हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी अगले हफ्ते मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।